डॉक्टर लक्ष्मी, जैसे आपने अभी बताया कि शी इज ए ग्रेट एजुकेशनिस्ट, और जो कि जिनका पैशन है बच्चों को एजुकेशन देना, और उनका जितना कि पूरा विकास हो सके उसमें इनका बहुत ही पैशनेट वे में होके इन्होंने एक एक बच्चे को देखा है कि उसका पर्सनालिटी का निखार होता है। उसके बाद हमने सोचा कि कॉलेजेस में जाके मैं एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स ऑर्गेनाइज करूं। तो मैंने 20-25 कॉलेजेस में पहले मीटिंग बुलाई उनकी, और फिर एक एक कॉलेज में जाके हम बताते थे कि जब जो कुछ पढ़े लिखे नहीं है उन्होंने अपना एंटरप्राइज शुरू कर दिया है तो हम क्यों नहीं शुरू कर सकते। यहाँ पर डॉक्टर साहब हम आपसे बीच में एक बात पूछना चाहेंगे कि जैसे देखिए तारे जमीन पर तो वो एक पिक्चर थी जो एक खास टॉपिक को लेकर के बनी थी, तो मोनिका गुप्ता के साथ आपको कुछ चैलेंजेस नहीं आए उसको? मैंने जो देखा जी, देखिए हर बच्चे में टैलेंट और हर बच्चे में फुल पोटेंशियल है। उसको सब बच्चे रियलाइज नहीं करते। तो हम क्या करते थे, बच्चों को बुला के एक्चुअली इंडिविजुअल अटेंशन देना पड़ता है। होता क्या है, जब भीड़ का भीड़ हो जाता है तो हम इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पाते। नमस्कार मित्रों, वाव इंडिया के साहित्य कृतिक मंच द्वारा आयोजित किए जा रहे ऑनलाइन प्रोग्राम वाव पर्सनैलिटी की आज की कड़ी प्रस्तुत है, जिसमें आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अपने उन सभी दर्शकों का जो आज इस प्रोग्राम से जुड़े हैं या जुड़ेंगे। साथ में जो लोग बाद में इसको YouTube पर भी देखेंगे उनका भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमें मालूम है कि आप लोग हमारे प्रोग्राम्स बड़े मन से देखते हैं और कुछ लोग कमेंट्स भी करते हैं। तो आप सभी से सबसे पहले हमारा यही निवेदन है कि प्रोग्राम के बारे में कमेंट्स अवश्य करें। इससे हमें और अधिक उत्साह के साथ कार्यक्रम प्रस्तुत करने का हौसला बढ़ेगा। साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 वो भी कर लीजिए। अब बात करते हैं वाव पर्सनैलिटी की। ये वो पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व होते हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत और मेहनत के बल पर न सिर्फ खुद कुछ अचीव किया है बल्कि समाज को भी देने का सफल प्रयास किया है, और वो अलग अलग क्षेत्रों से हम लोग लेकर के आते हैं। तो आज की हमारी वाव पर्सनैलिटी है वाव इंडिया की फाउंडर प्रेसिडेंट और दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस फॉर विमेन की भी फाउंडर और वहां प्रिंसिपल रह चुकी डॉक्टर एस लक्ष्मी देवी। स्वागत है डॉक्टर लक्ष्मी आपका। नमस्कार डॉक्टर लक्ष्मी, हम आपको यहाँ बता दें कि हम जो हमारे पोस्ट होल्डर्स हैं उनके बारे में भी आपको एक एक करके धीरे धीरे करके बताते जाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिस संस्था का कार्यक्रम आप देख रहे हैं उसमें किस स्तर के लोग खास तौर से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर लक्ष्मी की। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंटरप्रेन्योरशिप एंड करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम की ऑनररी डायरेक्टर भी हैं और अपने लेक्चर्स भी इस विषय पर देती रहती हैं। इनकी अब तक की जर्नी की बात करें तो इनकी स्कूलिंग दिल्ली के सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पूरी हुई और बॉटनी से इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही प्रोफेसर सतीश चंद्र माहेश्वरी के गाइडेंस में पीएचडी किया और शिवाजी कॉलेज में बॉटनी की लेक्चरर रही। 1986 में उसी डिपार्टमेंट की रीडर पे अपॉइंट की गई। उसके बाद इन्होंने शहीद राजगुरु कॉलेज फॉर अप्लाइड साइंसेस की नींव रखी। न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर भी इनको अपने रिसर्च आर्टिकल्स प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाता है। बहुत लंबा परिचय डॉक्टर लक्ष्मी की उपलब्धियों का है, तो बहुत अधिक ना बोलते हुए हम आज के इस सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। और हमें बड़ा गर्व है ये सोचकर कि डॉक्टर लक्ष्मी
आप जैसी पर्सनालिटी हमारे वाव इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और आपसे हमें लगातार दिशा निर्देश प्राप्त होता रहता है। इनके साथ ही हमारे बीच आज वाव इंडिया की चेयरपर्सन डॉक्टर शारदा जैन और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिसेस बानू बंसल भी उपस्थित हैं, तो आप दोनों का भी हम स्वागत करते हैं। और डॉक्टर लक्ष्मी की तरफ मुखातिब हों उससे पहले डॉक्टर जैन, हम चाहेंगे कि आप डॉक्टर लक्ष्मी के विषय में कुछ बातें करें, क्योंकि आपका और उनका जो संबंध है वो बहुत हमसे बाद में हुआ है, इनसे बहुत पुराना संबंध आपका रहा है। जी जी, आई थिंक मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मुझे 2 शब्द कहने के बारे में, उनके बारे में मौका मिला है। डॉक्टर लक्ष्मी, जैसे आपने अभी बताया कि शी इज ए ग्रेट एजुकेशनिस्ट, और जो कि जिनका पैशन है बच्चों को एजुकेशन देना, और उनका जितना कि पूरा विकास हो सके उसमें इनका बहुत ही पैशनेट वे में होके इन्होंने एक एक बच्चे को देखा है कि उसका पर्सनालिटी का निखार होता है, एंड शी इज फुली डेडिकेटेड। मैं उस दिनों से डॉक्टर लक्ष्मी को जानती हूँ कि जो सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक कॉलेज में बैठकर एक कार्य करती थी, और ये सब उनकी निष्ठा का सवाल है कि उनके सब जो बच्चे पढ़ाए गए हैं वो कहीं ना कहीं पर बहुत ही प्लेसमेंट हुआ है। और ये भी एक कहती थी कि भाई लड़कियां जो पढ़े वो घर में हाउसवाइफ बन के न रह जाएं, बाहर भी उसका प्रतिभा का जो है उसको जरूर भारत के विकास में उसका योगदान देना है। इसके अलावा डॉक्टर लक्ष्मी एक मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है। क्लोज फ्रेंड को जब भी हम कहते हैं इसका मतलब है जिंदगी के जितने उतार चढ़ाव हैं, सुख और खुशियां हैं, उसके साथ वो उनका हमारा बड़ा साथ रहा है। शी इज ए वेल विशर ऑफ माइंड, और वेल विशर का मतलब इटसेल्फ है कि अगेन समय समय पे गाइड करना, और किस तरह से में हमारे स्वास्थ्य और वेलबींग और मेंटल बीइंग के में उनका बहुत योगदान है। और मेरा उनका बहुत लंबा साथ है, और ये साथ आज कोई 35 साल पुराना साथ है, तो इसलिए उससे भी ज्यादा डॉक्टर साहब, उससे भी ज्यादा। हाँ जी, 35 साल पुराना तो हमारा हो गया, 40 साल पुराना साथ होगा। तो इसलिए ये मैं कहूंगी कि डॉक्टर लक्ष्मी जो भी इन्होंने होदा संभाला है उसको बहुत सिंसेरिटी से इन्होंने कार्य किया है। तो मुझे अच्छा लगेगा कि आज जब हम पर्सनालिटी को विश्लेषण कर रहे हैं तो उसमें डॉक्टर लक्ष्मी आज हमारी स्पेशल मेहमान हैं। उसके लिए बहुत डॉक्टर पूर्णिमा को बधाई देती हूँ कि आज वो इनको इंटरव्यू कर रही है। जी, इसको बस धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि डॉक्टर लक्ष्मी, चूंकि हम वाव पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, तो इनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ भी इनका बहुत योगदान रहा है। जो भी इनके स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारी संस्था के लोग हैं, दूसरी संस्थाओं के लोग हैं, तो उसके विषय में भी इनका टाइम मैनेजमेंट इनका एक खास सब्जेक्ट रहा है। तो डॉक्टर लक्ष्मी, बातों का सिलसिला शुरू करें, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का एक ये पूरा एक वो बना हुआ है, किस तरह से करना है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप तो गाती भी बहुत अच्छा है, सब कुछ है, तो आपने ये बॉटनी जैसा इतना कठिन विषय क्यों चुना? हम तो साइंस के नाम से ही बात है। सबसे पहले तो मैं पूर्णिमा जी को थैंक करती हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म में बुलाया और बातचीत करने का एक मौका दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर शारदा जैन, आपने इतने सारे मेरे लिए जो वर्ड्स बोले, इतने सुंदर भाषा में बोला मेरे लिए, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। बट कितना मैं डिजर्व करती हूँ, कितना मैं डिजर्व नहीं करती, वो तो भगवान ही जानता है। तो इसलिए आज जो आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और अच्छा है कि भाई हम शेयर कर सकें, औरों को भी प्रोत्साहन मिले कि वो लोग भी उतना अच्छा कर सकते हैं और लोग भी। इसलिए अब आपने एक सवाल पूछा कि मैंने बॉटनी ऑनर्स क्यों लिया। सेंट थॉमस स्कूल में जब मैं आई थी तो हमारे स्कूल में साइंस नहीं थी। जब मैं 9वीं क्लास में आई तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो साइंस शुरू करेंगे। तो मेरा फर्स्ट बैच था साइंस का। तो हमारा जब एग्जाम भी हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ। तो फर्स्ट बैच साइंस था स्कूल का।
तो हमारा जो प्रैक्टिकल एग्जाम है हमारे स्कूल को कंडक्ट करने नहीं दिया। तो हम लोग को दूसरे स्कूल्स में जाना था प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए। बायोलॉजी जैसे रामजस स्कूल में गए हम, और रायसीना बंगाली में फिजिक्स का हमें देना पड़ा, ऐसी केमिस्ट्री एक और स्कूल में देना। इंटरेस्टिंगली क्योंकि हमारा फर्स्ट बैच था तो हमारे लिए नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आते थे काम करने के लिए, तो हम बहुत मजे से काम करते थे जी। पर जब हम गए दूसरे स्कूल में फिजिक्स का एग्जाम देने के लिए, तो मेरे को जो एक्सपेरिमेंट मिला था उसमें एक जॉकी की जरूरत होती है। जॉकी जो होता है वो 2 वायर्स को ज्वाइन करता है तो करंट पास होता है। तो मैं गई, मैंने कहा जी मेरे को एक्सपेरिमेंट दिया, मेरे को जॉकी दीजिए। हमारे स्कूल में तो था, नया नया आया था इसलिए था। तो उन्होंने कहा ऐसा है लक्ष्मी जी, आप ऐसा करिए कि इंडियन मेथड यूज करिए। मुझे समझ नहीं आया ये इंडियन मेथड क्या होता है जी। Indian method is to join one wire with the other with your hand. There is no jockey. You have to just join so that the current flows. तो ये सबसे पहले मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ किसी और स्कूल में जाके कि देखिए जब हम नया बैच शुरू होता है तो क्या क्या फैसिलिटीज कई बार मिलती है। कई बार हमें लगता है कि हमको सब चीजें नहीं मिली फर्स्ट बैच में, मगर फर्स्ट बैच में कई बार कई एडवांटेज भी होते हैं क्योंकि सब नई नई चीजें मिलती हैं हमको काम करने के लिए प्रैक्टिस। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। अच्छा, और जब मेरे स्कूल में साइंस आया तो मेरे फादर जो थे वो बड़े आध्यात्मिक थे, तो उन्होंने कहा भाई बायोलॉजी लेने की जरूरत नहीं है, साइंस लो, आई मीन संस्कृत लो। जी। तो ठीक थी कि संस्कृत बहुत अच्छी लैंग्वेज है, आज मुझे भी लगता है मुझे संस्कृत पढ़ना चाहिए था। तो क्या हुआ, मेरी मदर गई स्कूल में और मेरी जो टीचर थी वो यूके से आई थी, मिस बोल्टन। वो पढ़ाते थे, हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम होता था। तो उन्होंने कहा कि भाई माय डॉटर शुड स्टडी संस्कृत। तो उन्होंने कहा नो नो शी इज वेरी गुड इन साइंस एंड वी डोंट हैव संस्कृत इन स्कूल, तो लेट हर कंटिन्यू विद बायोलॉजी। तो इसी तरह मैंने बायोलॉजी के साथ कंटिन्यू किया और देखिए वो कैरियर ही बन गया। तो ये सब भगवान का ही बायोलॉजी अच्छा लगता था कि मैं करती। अच्छा, अब बॉटनी क्यों लिया? जब मैंने 12th क्लास पास किया तो मेरे फादर गए हुए थे केरला। जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने उनको लिखा कि मैं प्री मेडिकल करना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। उनका जवाब आया लक्ष्मी यू आर अ गर्ल, ये उन्होंने लिखा मेरे को, एंड यू विल गेट मैरिड, ये भी लिखा उन्होंने। कहा रात को तुम्हारे पास आएगा कि तुम्हें जाना है हॉस्पिटल और ना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए, ये इन्होंने मेरे को कहा मेरे पिताजी। तो देखिए इट इज नॉट फॉर मेकिंग मनी दैट यू विल बिकम अ डॉक्टर, बट यू हैव टू सर्व द पीपल। आर यू प्रिपेयर्ड टू? मैंने कहा मैं प्रिपेयर्ड हूँ, बट तब भी मेरे फादर ने उस टाइम, क्योंकि हमारे पेरेंट्स बहुत इन्फ्लुएंस करते थे, तो उन्होंने कहा भाई तुम जूलॉजी या बॉटनी कर लो या मैथमेटिक्स कर लो। मेरे को इतना डिसेक्शन के साथ इतना इंटरेस्ट नहीं था एनिमल का, तो मैंने कहा भाई मैं बॉटनी ले लेती हूँ। प्लांट्स के साथ मेरा बहुत इंटरेस्ट था। जब भी मैं आती थी ना स्कूल से चल के घर तक, तो मैं नेचर देखते हुए आती थी, तो मेरी सिस्टर कहती थी सारा टाइम नेचर देखती हो, नहीं चलना तुम्हें। ये इसलिए मेरे ख्याल से मेरा इंटरेस्ट प्लांट में उसी टाइम से, तो मैंने बॉटनी ऑनर्स ली। जी, आपने बहुत सही कहा डॉक्टर साहब कि जो मेडिकल की फील्ड है, डॉक्टर का जो प्रोफेशन है, उसमें सेक्रीफाइसिंग उसकी नेचर है। आपको बहुत अपनी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दांव पर लगाना पड़ता है। लोग कुछ भी कह लें कि डॉक्टर ने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, पर डॉक्टर का प्रोफेशन इज नॉट अ इजी प्रोफेशन नहीं है। तो सैल्यूट है डॉक्टर जैन आपको। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, अब एक सवाल आपसे इसी के साथ में और हम करना चाहेंगे। सवाल क्या मतलब, हम लोग अपनी उत्सुकता है जो हम जिसके लिए हम बात कर रहे हैं कि आप लेक्चरर भी रही और आप रीडर भी रही, तो दोनों में चैलेंजिंग आपको क्या लगा, लेक्चररशिप या रीडरशिप? नहीं, रीडरशिप और लेक्चररशिप में तो इतना खास फर्क नहीं।
सिर्फ ये होता है कि यू आर प्रमोटेड टू अ हायर लेवल, दैट्स ऑल। और उसमें थोड़ी क्लासेस कम होने का होता था, बट उसमें कोई खास फर्क नहीं। आपको पढ़ाना ही है, और वो डेडिकेशन से आप लेक्चरशिप में पढ़ाओ, रीडरशिप में भी वही रहता है, पढ़ाने का ही रहता है। तो आपको इसके भी मैं एक इंस्टेंस बताऊंगी। जी। हुआ क्या, 14 साल एक लड़का मेरे से कभी नहीं मिला, बहुत 14-15 साल हो गए, और वो भारत से बाहर था। और उसको मैं कहती थी बहुत अच्छा कार्टूनिस्ट था। और उसके बैच में क्या हुआ, फर्स्ट 6 पोजीशन इन द फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी में हमारे कॉलेज से गई, शिवाजी कॉलेज, फर्स्ट 6 पोजीशन। तो सारे बच्चे, हाँ, और नेचुरली कैंपस कॉलेज को उन्होंने बीट कर दिया, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। तो क्या हुआ कि उसने कार्टून बनाया और मुझे एक कार्ड दिया, जिसमें उसने दिखाया कि एक कार जा रही है फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर। और उसने क्या किया, सबके फोटो से सबके मुंह काट के लगा दिए कार के अंदर कि सेकेंड ईयर में जा रही है, थैंक यू मैडम फॉर ऑल योर एफर्ट्स। ऐसे करके इतना सुंदर कार्टून बनाया। 14 साल बाद उस लड़के ने मुझे ईमेल लिखा, वहीं से उसको ईमेल मिल गया मेरा। उसने भेजा मेरे को कि मैडम मैं कितना सेल्फिश हूँ, आप उनको पढ़ाती थी और मैं आपको कांटेक्ट नहीं कर पाया। आप कहते थे मेरे से, लाइब्रेरी में आप पढ़ने आते थे, तो आप तो सारी किताबें खोल खोल के पढ़ते थे सब हमें पढ़ाने के लिए। मेरे से भी कहते थे जोसेफ तू भी कुछ पढ़ ले। मैं तो पढ़ता नहीं था इतना। खैर उस टाइम में पढ़ने का शायद और कुछ बन जाता। अभी तो खैर वो अच्छे में लगा हुआ, होटल में काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। मगर उसको याद आई उस टाइम मेरी। तो ये हमारा ये होता है कि बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके पढ़ाने में जो एक मजा आता है कि वो बच्चे जब आपको वापस देते हैं कि वो अपना नॉलेज बताते, हमने ये सीखा मैडम, ये सीखा, वो जो मजा है वो आपको और किसी प्रोफेशन में नहीं मिल सकता। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जब वो ऑस्ट्रेलिया से आया, पूरी फैमिली को लेके मेरे घर आया और मिल गया। तो ऐसे ऐसे बच्चे करते हैं, तो यही हमारे टीचिंग का मजा है। एंड आई हैव ऑलवेज एंजॉयड टीचिंग, ये मेरा पैशन है। जी। अच्छा, हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, आप बता भी रही थी कि अभी कोई बेंगलोर से कोई मैगजीन निकली है, तो उसके बारे में आपसे डिटेल में जानना चाहेंगे। हाँ, ऐसा हुआ इन 1999 उस टाइम एक कमिटी बनी थी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। तो वो देख रहे थे कि भाई कॉलेजेस में टीचिंग तो हो जाती है, हम पढ़ा देते, पर वो इंडस्ट्री के लिए फिट नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2, वो अपना व्यवसाय कोई शुरू ही नहीं करता। बहुत कम बच्चे हैं जो अपना व्यवसाय शुरू करते और एंटरप्रेन्योर्स बन जाते। उस टाइम तो ये स्टार्टअप भी कुछ नहीं थे ऐसे। तो ये हुआ कि क्या ऐसा हम एक शुरू करें, क्योंकि आबिद हुसैन जो थे राजीव गांधी फाउंडेशन के थे, वो ही थे चेयरमैन ऑफ द कमिटी। तो उन्होंने कहा क्या ऐसा हम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं कि नहीं। तो ये जब सवाल आया कि हाँ, तो ये सब बातें हुई, आई वॉज पार्ट ऑफ द कमिटी। तो काफी डिस्कशन हुआ कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे उसमें सब। तो क्या हुआ, आबिद हुसैन जब मिले तो हमारा एनुअल डे आ गया कॉलेज का, शहीद राजगुरु का। तो मैं गई राजीव गांधी फाउंडेशन में, मैंने आबिद हुसैन जी को कहा क्या आप हमारे यहाँ चीफ गेस्ट बन के आएंगे। तो उन्होंने कहा आए, और आया, उन्होंने सारा कॉलेज देखा। उसके बाद उन्होंने जब नेक्स्ट मीटिंग हुई, उन्होंने कहा ऑनरी डायरेक्टर विल बी ओनली डॉक्टर लक्ष्मी देवी, नोबडी एल्स। आई हैव सीन हर कॉलेज एंड आई नो कि वो क्या स्किल्स इम्पार्ट कर रही हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन था हमारे कॉलेज में, इलेक्ट्रॉनिक्स था, और फूड टेक्नोलॉजी था, बायोमेडिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, सब में ट्रेनिंग इन द इंडस्ट्री। क्या क्या बच्चों ने कर रखा था, कितने सारे नए प्रोडक्ट्स बना रखे थे, फूड प्रोडक्ट्स। उन्होंने कहा मैडम लक्ष्मी ही सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप की ऑनरी डायरेक्टर, मैंने डिसाइड कर लिया। उन्होंने ये वर्बैटम दे दी, और ऑनरी डायरेक्टर हमारे मैनेजमेंट के एक प्रोफेसर नीलम मेघम बन गए।
इस तरह सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप हमारे कॉलेज में ही शुरू हुआ। अब इस सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप में मेरा सबसे पहला ख्याल ये आया कि देखिए हमारे बच्चे थ्योरेटिकल पढ़ लेते, तो इंडस्ट्री की क्या नीड्स है कि ये लोग इंडस्ट्री यूजफुल बने। तो उसके लिए मैंने क्या किया, शॉर्ट टर्म कोर्सेज शुरू कर दिए। उस शॉर्ट टर्म कोर्सेज में क्या किया कि जैसे लाइब्रेरी ऑटोमेशन जी, क्योंकि उस टाइम लाइब्रेरी ऑटोमेशन का ऐसा कॉन्सेप्ट था ही नहीं, एंड आई हैड अ लाइब्रेरियन हु वाज वेरी गुड इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो हमने लाइब्रेरी ऑटोमेशन का शुरू किया। फिर क्या हुआ, जो आपके कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उस टाइम ये पैकेज आया था टैली का, तो ये जो है ये पैकेज जो था इट वाज वेरी यूजफुल इन द इंडस्ट्री। तो मैंने कहा इसको हम क्यों ना बच्चों को सिखाएं, कॉमर्स के बच्चे सीखते नहीं है, उनके करिकुलम में नहीं है, ये सीखेंगे तो उनकी जॉब भी लग जाएगी या किसी को वो हेल्प करके दे सकते हैं, तो वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं कि वो मैंने सीख रखा है, मैं आपके लिए ये काम कर दूंगा। तो इस तरह मैंने कॉमर्स का कराया। फिर मैंने क्या किया कि स्टेटिस्टिक्स जो है वो स्टेटिस्टिकल टूल्स एंड मैथमेटिकल टूल्स यूजफुल इन इंडस्ट्री होते, तो मैंने कहा वो भी हम सिखा देते जी, कुछ ऐसे सिखाया उनको। तो बड़े बच्चे, बहुत सारे बच्चे आते थे, 15-15 दिन 21 दिन का कोर्स ऐसे मैं करवा देती थी, छोटे छोटे कोर्स करा। फिर मैंने क्या किया, एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए मैंने फूड प्रोसेसिंग का कोर्स किया। उसका 3 महीने का कोर्स था, इसमें 1 महीना तो लेक्चर्स और प्रैक्टिकल्स होते थे। सेकेंड मंथ में वो सेलेक्ट करते थे कि वो क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, वो अपने हाथ से वो प्रोडक्ट्स बनाते थे। और थर्ड मंथ में वो मार्केटिंग करते थे, कभी कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कभी रिटेलर्स में, ऐसे वो मार्केटिंग करते थे, सो दैट 3 महीने में वो इतना समझ गए कि हमको कहाँ मार्केट है, हमको कैसे बनाना है, कैसे बेचना है, उसके क्या क्या चीजें हमें खरीदनी है, अपने घर में शुरू करना है। इस तरह हमने उनको शुरू करवा दिया। ये तो मैंने पहले स्कीम में किया कुछ साल, उसमें बहुत फायदा हुआ। इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जरूर। कई लड़कियां आती थी इंडस्ट्री से, जब उनको मैटरनिटी हुई, बच्चा छोटा है, दे कुड गो बैक टू द इंडस्ट्री। ये तो वीमेन के साथ होता ही है प्रॉब्लम, क्योंकि बच्चे को देखना। तो क्या हुआ, उनकी जॉब छूट गई। तो हमने उनको ऐसे ऐसे स्किल्स दिखाए जो इंस्ट्रूमेंटेशन के थे जी, वापस उनको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जॉब दी। वाह, ऐसे ऐसे जो थे विमेन के लिए हेल्पफुल कोर्सेज हो गए। उसके बाद हमने सोचा कि कॉलेजेस में जा जाके मैं एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स ऑर्गेनाइज करूं। तो मैंने 20-25 कॉलेजेस में पहले मीटिंग बुलाई उनकी, और फिर एक एक कॉलेज में जाके हम बताते थे कि जब जो कुछ पढ़े लिखे नहीं है उन्होंने अपना एंटरप्राइज शुरू कर दिया है, तो हम क्यों नहीं शुरू कर सकते। इस तरह बहुत कॉलेजेस ने अपना सेल्स एस्टैब्लिश कर लिया आज, और बहुत सारे बच्चे एंटरप्रेन्योर बन रहे। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, इसी उसमें हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि गर्ल्स जब एडोलसेंट की स्टेट में होती हैं तो उस समय उनकी हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, इस तरफ भी आपने काफी काम किया है। और आपकी और डॉक्टर जैन की मार्ग निर्देशन में हम लोगों ने भी पहले आईपेक्स लेडीज क्लब ऑफ हिवाव इंडिया की तरफ से काफी हम लोग भी आपके साथ काम करते रहे, हम लोगों को भी आपने काफी मोटिवेट किया है। तो इस तरफ, इस बारे में हम आपसे जरूर जानकारी। देखिए होता क्या है, जब बच्चे एडोलेसेंट होते हैं, आपने देखा ही नहीं, लड़कियां बहुत ही ये कहेंगी मम्मी ये दूध नहीं चाहिए, फटाफट, हमें नहीं अच्छा लगता। देखिए इट्स इम्पोर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ। तो हमको जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने हैं, क्योंकि एनर्जी चाहिए, क्योंकि इतना काम करते हैं उस टाइम, और हमको फैट्स भी चाहिए। ये नहीं, क्योंकि जब हम बात करते हैं, कहते हैं हमारे वोकल कॉर्ड्स के लिए फैट्स बहुत जरूरी है। जैसे मक्खन खाना, ये सब गाना भी गाना है ना, आपको वोकल कॉर्ड्स आपके अच्छे होने के लिए फैट्स थोड़ा बहुत लेना ही चाहिए। बट घबराते हैं बच्चे। अच्छा, एक और चीज मैंने जो कॉलेज में देखी, ब्रेकफास्ट खाए बिना आएंगे बच्चे, खाते ही नहीं।
फिर मैं उनको कहती थी ब्रेकफास्ट तो खा के आओ या हाथ में लाओ। ये एक बहुत बड़ा मतलब मैंने देखा बच्चों के बीच में कि नहीं खा। तो ये जो है एडोलेसेंट को हमें समझाना पड़ेगा। देखिए एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेना बहुत जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन सब होना चाहिए, नहीं तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी। तो आपको यदि हेल्दी रहना है तो न्यूट्रिशन तो आपको लेना ही लेना है। बिल्कुल। सबको हम हम कहते हैं ना करीना कपूर जीरो जीरो फिगर। हाँ, वो तो देखिए यदि हम उसके लिए अटेम्प्ट करेंगे ना फिर हम खाना ही नहीं खाएंगे। खाना ही नहीं खाना बहुत जरूरी है, बट वो भी संतुलित खाना खाना, ये नहीं कि हम बर्गर खा रहे हैं। होता क्या है जंक फूड खाने का बहुत ही शौक बच्चों में हो गया। अच्छा इट्स फैड। अच्छा आई एम पार्ट ऑफ अ ग्रुप, सब खा रहे हैं तो हम भी खा लें। बहुत बड़ा फैड बच्चों के हो गया। तो एक कोको कोला पीना या सॉफ्ट ड्रिंक लेना, ये सब जंक को हमको अवॉइड करना। ठीक है महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार ले लीजिए, वो कोई हार्म नहीं करेगा। बट ये हर रोज लेने का जो काम है वो मैं कहूंगी कि ये वर्जित होना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी हेल्थ खराब हो जाती है। आजकल एक मोमो का बड़ा शौक आया बच्चों। और ये शौक मुझे पता नहीं कहाँ से आया, बट मोमो का बहुत चाइनीज है। कई बार कई बच्चे कह रहे थे हमारे पीरियड्स में गड़बड़ हो रहे हैं, तो हमारे डॉक्टर ने कहा कि मोमो नहीं खाओ। तो ये सब जो है हमारा जो न्यूट्रिशन है वो बैलेंस है। ओवर भी नहीं खाना, हमें ओबीज भी नहीं होना, बट हमें बिल्कुल पतला भी नहीं होना। यू हैव टू कीप इट ओके डाइट खाना है और ठीक है। ये मेरा एडवाइस रहेगा बच्चों को। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बात है कि जीरो फिगर के चक्कर में आजकल लड़कियां जो हैं वो अपने मतलब खाएंगी बहुत कुछ उल्टी सीधी चीजें खाएंगी, लेकिन एक बैलेंस्ड जो डाइट होती है उसका, और उनके पेरेंट्स भी पता नहीं उनको बताते हैं कि नहीं बताते हैं, समझ में नहीं आता। हम लोगों की वर्कशॉप्स भी इस टॉपिक पर होती रहती है, पर पता नहीं कितने लोग उस पर अमल करते हैं। तो ये आपने बहुत सही बात कही। मैं भूल जाऊं आपको, मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बता रही थी कि जी। हाँ, जो हमारी 2 स्टूडेंट्स का टॉप 10 विमेन एंटरप्रेन्योर्स में मेंशन हुआ है। एक जो है तो बहुत अच्छी, वो बैंगलोर से है, उसका नाम है ब्रिजबाला। उसने इंस्ट्रूमेंटेशन किया। अच्छा। इंस्ट्रूमेंटेशन करने के बाद, क्योंकि वो बच्चे भी कंप्यूटर सीखते हैं, उसने इंदौर से फिर कंप्यूटर साइंस किया एमएससी। उसके बाद शी गॉट जॉब्स इन द कॉर्पोरेट, काफी साल जॉब किया। अब उसने सोचा होगा कि अपना कुछ शुरू करे, तो उसने अपना काम शुरू किया जिसको कहते हैं क्राफ्ट कंसल्टेंट्स। अच्छा। हाँ, क्राफ्ट कंसल्टेंट्स वो कंसल्टेंसी देते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को कि आप इस तरह कर लीजिए, उसका सोल्यूशन देते, इस तरह काम कर लीजिए, पूरा उनके लिए बना के देते। अच्छा, कैसे आपको करना है, क्योंकि एक लड़की तो आईटी में है, ये मैनेजमेंट की है। शी हैज जॉइंड विद अनदर गर्ल चारुशीला, और वो जो है वो भी मैनेजमेंट, ये लोग दोनों मैनेजमेंट और ये मिला के दोनों एक्सपर्ट्स हैं। तो इनका बहुत ही अच्छा चल रहा है एज विमेन एंटरप्रेन्योर। इसलिए मैं कहूंगी कि एंटरप्रेन्योर बनना, हमारी इतनी महिलाएं हैं वो इंडिया में, कितना हाथ का काम जानती हैं, चाहे वो फूड का हो, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी का हो, चाहे कुछ गारमेंट बनाना का हो, और ये सब जो है ये अपना खुद का चला सकती हैं। यहाँ देखिए हमारी वाइस प्रेसिडेंट है बानू बंसल, वो अपना खुद का जब चला रही थी अपना शॉप, तो व्हाई कांट अदर लेडीज टेक अप दिस, एंड शी इज आल्सो अ पर्सन हु कैन बी अ रोल मॉडल फॉर अदर्स। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। देखना है कि क्या हम अपना एंटरप्राइज शुरू कर सकते हैं कि नहीं, क्यों नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। उसमें कुछ कुछ बाधाएं आएंगी, बट वो बाधाएं भी हट सकती हैं। हर बाधा का कोई ना कोई सोल्यूशन है। दूसरी जो लड़की है उसका नाम है मोनिका गुप्ता। इस लड़की के बारे में मैं बताऊंगी कि शी वाज अ डिसलेक्सिक चाइल्ड। आपने तारे जमीन पे देखे हैं? जी। उसमें आपने देखा कंसंट्रेशन नहीं होता, उनके ब्रेन में कई इवन रीडिंग की प्रॉब्लम्स रहती। तो उसने एक अपना कंपनी शुरू किया। कैसे?
उसने भी इंस्ट्रूमेंटेशन किया। फिर she did a MBA। MBA करने के बाद उसने किसी मल्टीनेशनल में ज्वाइन किया। तो वो अपना टारगेट बनाती थी कि मेरा अब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, पर अब देखिए टॉप बॉसेस इम्प्लीमेंट करते हैं, ये तो अपना कर देती थी बट वो इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगता था। उसने कहा मैं यहाँ क्यों रहूं, मेरे पास इतने आइडियाज है, मैं अपना खुद का शुरू करती हूँ। तो उसने एक कंपनी शुरू करी कॉल्ड इंटरैक्टिव बीज। अभी 24 साल होने वाले हैं उस कंपनी के। और उसको और ये वेबसाइट बनाती हैं और ब्रांडिंग करती हैं कंपनी। अच्छा, अच्छा। और इसने जो इनका भी IT मैगजीन में शी हैज बीन चोजन एज टॉप 10 बेस्ट स्टार्टअप फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट इन इंडिया। वाह! ये इसने कैसे किया? तो आप पूछेंगे ये डिसलेक्सिक चाइल्ड कैसे ऐसे हो गए? उनके माँ बाप ही बहुत ही मेरे से आके हरदम कहते हैं कि कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन कॉलेज में हुआ, पूछते हैं। हम कॉलेज में बच्चों को, मैं अपनी क्लास में भी बच्चों को लेक्चर देने के, वो लेक्चर मेरे से डिस्कस करते थे टॉपिक में, फिर देते थे। आई एम टेलिंग यू मोनिका वाज वन ऑफ द बेस्ट। डिस्कस करके इतना अच्छा लेक्चर देती थी। हमारे आप किसी भी बच्चे को कहिए कहीं खड़े होकर लेक्चर दे देंगे वो। इतना उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया हर बच्चे में। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हर बच्चे में हो जाता है। तो ये जो लड़की है इसने शुरू किया, अभी इसके अंडर 60 पीपल आर वर्किंग, 30 गर्ल्स 30 बॉयज। कैन यू इमेजिन? क्या बात। अच्छा, कोविड के टाइम इसने क्या किया? ये ब्रह्म कुमारीज में बहुत बिलीव करते हैं। इसने ब्रह्म कुमारीज के साथ शुरू किया डिटॉक्सिफिकेशन, जो आपका ये जो सोशल मीडिया डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? सारे टाइम सोशल मीडिया में रहते हैं, उससे हमारे ब्रेन खराब होने लगे। बिल्कुल। तो उसने उसका डिटॉक्सिफिकेशन बताया। एंड हाउ डिड शी रिपेयर हरसेल्फ? मेडिटेशन। मेडिटेशन सुबह सुबह कराती है, सोसाइटी के लिए इतना काम कर रहे हैं मोनिका गुप्ता। तो मैं ये कहना चाहती हूँ उसने कैसे किया? बिलीविंग इन हरसेल्फ। हमें अपने ऊपर फेथ होना है। यदि ज्यादा जरूरी है फेथ हो, ये बात इन्होंने बानू जी ने कही, जब हमारे ऊपर फेथ होगा हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर साहब हम आपसे बीच में एक बात पूछना चाहेंगे कि जैसे देखिए तारे जमीन पर तो वो एक पिक्चर थी जो एक खास टॉपिक को लेकर के बनी थी, तो मोनिका गुप्ता के साथ आपको कुछ चैलेंजेस नहीं आए उसको? मैंने जो देखा जी, देखिए हर बच्चे में टैलेंट होता है और हर बच्चे में फुल पोटेंशियल है। उसको सब बच्चे रियलाइज नहीं करते। तो हम क्या करते थे, बच्चों को बुला के एक्चुअली इंडिविजुअल अटेंशन देना पड़ता है। होता क्या है, जब भीड़ का भीड़ हो जाता है तो हम इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पाते। तो मेरे जब क्लास में बच्चे आते थे, हम एक काम करते थे, आई यूज्ड टू कॉल देम। जैसे एक बच्चा लेक्चर दे रहा है, मैं नहीं बताऊंगी किसने इंट्रोड्यूस करना है स्पीकर को। उस दिन का स्पीकर कौन इंट्रोड्यूस करेगा, टॉपिक कौन इंट्रोड्यूस करेगा। बच्चों को टॉपिक पता होता था, कौन स्पीकर है ये पता होता था, बट ये नहीं पता होता था कि किसको इंट्रोडक्शन देना है। तो मैं किसी को भी कहती थी आओ इंट्रोड्यूस करो स्पीकर को और टॉपिक को। है और कई बार इनको बोर्ड में भी बुलाती थी। आपको पता नहीं है, फर्स्ट टाइम जब बच्चे ब्लैक बोर्ड में आएंगे इतना रोते थे कई बच्चे फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम रोना तो बंद हो जाता था और थर्ड टाइम दे आर कॉन्फिडेंट। वाह, ये था हमारा फॉर्मूला। तो बच्चे आके फिर इंट्रोड्यूस करते थे स्पीकर को और फिर मैं थैंक्स करने के लिए भी किसी को कहती थी। क्या होता है कि इससे ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। और जहाँ सेमिनार होते हैं वहां पे जब इतने लोग आते हैं, जब बच्चों को बोलना पड़ता है, कॉन्फिडेंस डेवलप बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक लड़की हमारी एक हैदराबाद में एक मल्टीनेशनल कंपनी में थी, जस्ट ज्वाइन किया था, 1 महीना नहीं हुआ था। उसका फोन आया मेरे पास, मैडम आई एम वेरी मच एक्साइटेड आपके साथ शेयर करना। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कहती है मैडम आज क्या हुआ कि मेरे बॉस प्रेजेंटेशन कर रहे थे, आगे में उनको जाना पड़ा। मुझे नहीं पता उनके प्रेजेंटेशन में आगे है क्या, और मैंने पूरा कंक्लूड कर लिया मैडम
कैसे किया, मेरे को आपकी याद आई। मतलब है ना, मतलब मेरे को उस दिन जो खुशी हुई, जी बिल्कुल। ये है ट्रेनिंग, कहती है मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। मुझे पता नहीं था उसके स्लाइड में है क्या, मैं तो अभी 1 महीना नहीं हुआ ज्वाइन करके, बट मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया मैडम। वो याद आ गए दिन जब आप कहते थे आप थैंक्स करो या इंट्रोड्यूस करो। तो ये सब बहुत बिल्कुल, बहुत बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब, कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कितना भी नॉलेज आपको क्यों नहीं है, सब कई दफा धरी की धरी रह मैं जाती आपको है। बताऊं, एक बच्ची आई मेरे पास, उसको ना आईआईटी में पेपर प्रेजेंटेशन करना था। तो उस दिन ना उनकी एक ह्यूमन कम्युनिकेशन की क्लास होती है, उस दिन टीचर नहीं आए थे। मैंने कहा आज मैं क्लास लूंगी। तो मैं क्लास में गई तो मैंने कहा देखिए ऐसा है कि आप डरते किसके, कहती मैडम मुझे तो बहुत डर लग रहा है, प्रोफेसर वहां आईआईटी के मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, मैं कैसे जवाब दूंगी। तो मैंने कहा आज हम एनालाइज करते हैं डर क्यों लगता है हमें। तो मैंने कहा कि डर इसलिए लगता है, हमारे हाथ पैर क्यों कांपते हैं बात करने के लिए, अरे लोग कहेंगे ये तो बुद्धू है, इसको तो कुछ नहीं आता है ना, यही तुम्हें इसका ही डर है ना, कि जैसे ही मैंने मुंह खोला कोई कहेगा अरे इसको तो कुछ नहीं आता है तो बुद्धू है। आप ऐसा करिए, आप पढ़ के जाइए जो भी, आज आप सोचिए यू आर द पर्सन हु नोज एवरीथिंग, यहाँ किसी को कुछ नहीं आता। आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्योंकि आपने इतना पढ़ रखा है उस सब्जेक्ट को, अब आप डरेंगे। और अपने ईगो को निकाल दीजिए, ईगो ही है ना मेरा जो कह रहा है कि मेरे को ये कहेगा वो कहेगा, तो ईगो हटा दीजिए और बात करिए, कुछ भी बात कर सकती हैं, आपको काहे का डर। मैं कह रही हूँ उस लड़कियों को फर्स्ट प्राइज मिला ये, वाह वो तो है डॉक्टर साहब, है सक्सेस। तो यू सी वी हैव टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस इन विमेन, कि आप बात करने के लिए यू नो एवरीथिंग, हमें ऐसा डरने की जरूरत ही नहीं है किसी चीज का। किसका डर, क्या डर, लोग कह देंगे भाई उसने ऐसा बोला, इसने ऐसे खराब बोला, कुछ ठीक है फर्स्ट टाइम खराब होगा, कोई बात नहीं, और क्या हो जाएगा। उसको अपना प्रेस्टीज इश्यू मत बनाइए कि लोग क्या कहेंगे। ईगो ही है ना which is telling me I am, उसको हटा। उसको अगर आपने प्रेस्टीज इश्यू बना लिया, जो बोला जाए वो कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए, वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा, वो तभी आएगा जब आप इस चीज को प्रेस्टीज इश्यू नहीं बनाएंगे कि कोई क्या कहेगा। बता रही हूँ, एक लड़की जिसने सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन 3 साल किया है जी, she was appointed in Ranbaxy, then she became head of analytical instrumentation in Jubilant in Noida. उसके बाद टुडे शी इज अ वाइस प्रेसिडेंट इन शिकागो इन वॉकहार्ट। वाह, बताइए, सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन किया 3 साल, कुछ पार्ट टाइम कुछ डिप्लोमा कुछ कर लिया होगा, बट कह रही थी मैडम मैंने कुछ ऐड नहीं किया। मैंने को कोई बात नहीं, तुम्हारा एक्सपीरियंस इतना। अब शिकागो में बैठी है वो लड़की, बहुत सारे बच्चे बाहर बैठे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, रिसर्च में भी अच्छा कर रहे हैं और सब अच्छे। जी आपके यहाँ से तो डॉक्टर साहब इतने सालों में इतने बच्चे निकल के गए हैं और उनकी जो प्लेसमेंट हुई है देख करके वास्तव में लगता है कि जो हमारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरह का होना चाहिए। आपका जो कॉलेज है वो एक रोल मॉडल है उसके लिए, जो आपका कॉलेज है उससे लोगों को सीखना चाहिए कि किस तरह से हमें एजुकेशन को अपनी आगे बढ़ाना है। सॉरी। अच्छा, एक और डॉक्टर साहब आपसे बात है, हम आपके उसमें देख रहे थे कि आपने बहुत सी नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को चेयर भी किया है। वुमेन एंड रूरल डेवलपमेंट टास्क फोर्स की मेंबर के रूप में आपको 6 बरस के लिए नॉमिनेट भी किया गया। तो ये जो वुमेन एंड रूरल डेवलपमेंट वाला जो ये है, इसमें आपका किस तरह से आपने इसमें? ऐसा था कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने मुझको बुलाया कि भाई यू बी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। उसमें क्या है कि ना विमेन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते थे जी, और वो क्या करते थे कि जैसे वो कुछ भी बना रही हैं, चाहे वो पापड़ ही क्यों ना बना रही हो, तो उसके लिए उनको पैसा दिया जाता था ताकि उनको फंडिंग की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली इन रूरल एरिया। अब तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत आ गए हैं, तो अपना खुद जनरेट कर लेते हैं, बट कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि उनको पैसा नहीं मिलता।
तो there are people, there are women who collect 10 women और 100 women, उनको हेल्प करने के लिए वो अपना बना लेते हैं प्रोजेक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडिंग लेते हैं। और उसके लिए क्या होता है कि वी हैव टू सी कि ये जेन्युइन है, कैसा है, इसको एनालाइज करना पड़ता है। क्या ये प्रोजेक्ट वर्क करेगा कि नहीं, या इसमें क्या कमियां हैं, ये सब हमें एनालाइज करना पड़ता है इन द मीटिंग। तो बीच बीच में मीटिंग हुई। उसके बाद क्या हुआ, आपको याद होगा कि ये अर्थक्वेक हुआ था इन द एरिया जो आपका है ना, ये केदार बद्री के पास। जी जी, बहुत लोग मरे थे। तो क्या हुआ कि ये भी सामने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के लिए आया, तो उन्होंने एक सब कमेटी बनाई और उन्होंने सब कमेटी में मुझे रखा। तो मैंने पूछा उस सब कमेटी में, क्योंकि कुछ लोग जो वहां से अफेक्टेड, जो अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया से आए थे, उनसे बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा जी हमारे जो ये है ना गाय और ये सब मर गए, बहुत सारे गाय वाय मर गए, तो हमारे पास दूध भी नहीं है पीने के। तो मैंने कहा आपके यहाँ सोयाबीन है? तो उन्होंने कहा हाँ सोयाबीन तो है, बहुत है। तो मैंने कहा सोयाबीन से हम मिल्क बना सकते हैं, हम पनीर बना सकते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा उसका टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है नहीं। तो मैंने कहा आप हमारे कॉलेज आइए, हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास जो भी प्रोड्यूस है बताइए, हम उससे आपके लिए प्रोडक्ट्स बनवाएंगे। तो हमने उनको टेक्नोलॉजी दी कि कैसे आप इसका मिल्क बनाएंगे, है ना, सोयाबीन मिल्क, हाउ टू मेक पनीर आउट ऑफ सोयाबीन। और हमने उनको और टेक्नोलॉजी दी, जैसे आपका नींबू है, नींबू से आपने अचार डाल लिया, जो नींबू के कई बार छिलके बच जाते हैं, छिलके से कैसे करो, उसका क्या करो, ऐसे सब हमने उनको बहुत सारी टेक्नोलॉजीज दी। तो उसके बाद जो जीपीटी की सेक्रेटरी थी मंजू शर्मा जी, डॉक्टर मंजू शर्मा, उन्होंने कहा लक्ष्मी जी हम देहरादून जा रहे हैं, तो आप भी चलिए देखिए उन्होंने कैसे इम्प्लीमेंट किया। मेरे को बहुत खुशी हुई कि उन्होंने पूरी तरह जो हमने सिखाया था, हमने एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास आए थे, उनको सिखाया था, उन्होंने और महिलाओं को सिखा के और उसको सारा इम्प्लीमेंट किया था वहां पे एरिया में। तो इस तरह के जो है हम कर पाते थे। ये डॉक्टर साहब जो आपने ये सोयाबीन से दूध बना के और उसका पनीर बनाने की, टोफू बनाने की बात है, घर का जो टोफू है ना बना हुआ, हम लोग अक्सर बनाते हैं घर पर, वो जो घर का बना हुआ टोफू है उसके तो कहने कि आप कच्चा पनीर की तरह उसको कच्चा खा जाइए, बहुत टेस्टी होता है। और उसको मसाला डाल के भी बना सकते हैं, प्लेन भी बना सकते हैं, कई तरह से। तो ऐसे बहुत चीजें करते हैं। अब हमारे कॉलेज में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू हुआ है, ट्रांसजेंडर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ग्लूटेन फ्री बिस्किट्स। क्योंकि क्या हुआ है कि आजकल ना ये ग्लूटेन इंटॉलरेंट पीपल है ना, आप जानते हैं आपका। हाँ जी, तो उनके लिए बिस्किट्स, कई बार बच्चों ने बिस्किट्स ही नहीं खाए, पता नहीं क्योंकि वो बिस्किट ले, आटे का बिस्किट सब वो खा ही नहीं सकते। तो हमने ग्लूटेन फ्री बिस्किट्स बनाए ने सिखाया है ट्रांसजेंडर को, और उनको कंप्यूटर में ट्रेनिंग दी है, उनको योगा की ट्रेनिंग दी है। बहुत अच्छा, उसको बेचने के लिए कर। वाह, बहुत बहुत, ये बहुत अच्छा कार्य आपने किया है डॉक्टर साहब। अच्छा, अब हम समाज के हर तबके को आगे आना चाहिए इस चीज हाँ, को इसका पूरा ध्यान ये लोग रख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपसे एक बड़ी खास हम बात करना चाह रहे हैं। दो बातें हैं, एक बात बाद में आएगी, एक बात अभी, कि अक्सर लोगों को कहते सुना जाता है कि हमारे पास समय का अभाव है, टाइम नहीं निकाल पाते, वरना हम ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। अब देखिए, सबसे बड़ा जो कारण हमें समझ में आता है वो ये कि वो टाइम को मैनेज करना नहीं जानते। क्योंकि देखिए टाइम तो वही 24 घंटे का है, उसका ही प्रबंधन करना है ताकि अपने एम्बिशंस को फुलफिल किया जा सके। उसमें से खाने पीने सोने के लिए भी समय निकालना है ना। तो इस सब के बीच में निश्चित रूप से वो समय का प्रबंधन नहीं, टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो लोग काम जो है अपने बहुत कुछ जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हम आपसे कुछ टिप्स अपने व्यूअर्स के लिए हम चाहेंगे। देखिए,
टाइम मैनेजमेंट जो है ना, जो सबसे बिजी होता है ना, वो सबसे अच्छा टाइम मैनेज करता है। मैंने ये देखा है, वो टाइम निकाल लेता है हर चीज के। क्यों निकालता है और कैसे निकालता है ये मैं बता। ये तो सही बात है। अब यदि हम 6 से 8 घंटे सोते हैं तो हमारे पास बाकी कितने घंटे रह गए? 16 घंटे से 18 घंटे रह गए। अब वो 16 से 18 घंटे में हमने क्या करना है? और यदि हम सुबह उठते हैं, जल्दी उठते हैं, तो बहुत टाइम मिलता है हमको बहुत चीजें करने को। होता क्या है, आजकल के बच्चे देर से उठते। एक तो चीज ये, तो हमें जो 18 घंटे मिले हैं या 16 घंटे मिले हैं, उसका एक टाइम टेबल बनाइए कि मैंने इतना टाइम इसके लिए देना है, इतना टाइम इसके लिए देना है, इतना टाइम इसके लिए, ऐसे बनाइए। एंड देखिए कि हफ्ते में मैंने कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज किया, कहाँ पे मैंने टाइम वेस्ट किया, आपको पता चल जाएगा। तो जो टाइम आपने वो वेस्ट किया, आपको आभास हो जाएगा कि इतना टाइम मैंने इस कार्य में वेस्ट कर दिया, इसको मेरे को करना नहीं चाहिए। देखिए, ये मैं नहीं कहूंगी आप रिलैक्स मत करिए, रिलैक्सेशन के लिए भी टाइम रखिए। यदि मैं 8 घंटे काम कर रही हूँ, उसमें से मेरे को 1 घंटा यदि रिलैक्स करना, करिए। और ये मत सोचिए, गिल्टी मत फील करिए कि मैंने 1 घंटा रिलैक्स किया, कभी मत गिल्टी फील करिए, बिकॉज रिलैक्सेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी। बट टाइम वेस्ट इधर उधर मत करिए। होता क्या है, आजकल सोशल मीडिया आ गया, हम सारा टाइम व्हाट्सएप में ही भरे रहते हैं। तो क्या हुआ, हमें टाइम ही नहीं पता चलता कितना टाइम व्हाट्सएप में निकल गया। तो जैसे मैंने शिवानी दीदी को भी कई बार सुना है, कहेंगी सुबह उठ के हरदम व्हाट्सएप मत देखने लगो, अपना मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, उसके बाद देखो व्हाट्सएप में क्या है। और 1 घंटे बजे के नहीं, उसमें 1 टक हुआ, हम फिर देखते हैं किसका आया मैसेज। नहीं करिए, आप एक टाइम रखिए जब आप व्हाट्सएप देखेंगे, आप फेसबुक भी देखिए, इंटरेक्ट भी करिए, बट कीप अ टाइम फॉर दैट। ये नहीं कि 24 आवर्स यू आर ऑन दैट। और ये एक बीमारी हो गई। और मैं कहना पड़ेगा, यदि हम सारा टाइम व्हाट्सएप और फेसबुक और इसी में लगे रहेंगे, तो दिमाग भी हमारा नहीं खुलेगा, डल हो जाएगा। देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी क्रिएटिविटी चली जाती है। देखिए, नहीं तो लोग क्या करते थे, वो टाइम में वो अचार बना रही हैं, कोई एम्ब्रॉयडरी कर रही है, कोई नया इनोवेटिव काम कर रही है, कुछ ना कुछ कर रही होती है महिला। तो इसलिए हमको उस टाइम को वेस्ट नहीं करना। तो ये यदि हम एक टाइम टेबल बना के देखें कि हमने हफ्ते में कहाँ वेस्ट किया और उसको मैनेज करें, आई एम श्योर वी विल बी एबल टू डू इट। और एक चीज और डॉक्टर साहब, ये जो टाइम मैनेजमेंट की बात है, ये हमने स्टूडेंट्स के लिए भी देखी है कि जब वो एग्जाम देते हैं, तो वो होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन छोड़ा है, कुछ क्वेश्चन कर रहा है। अगर वो पहले से ये देख ले कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का है, कौन सा कम मार्क्स का है, और उसके हिसाब से अपना टाइम डिवाइड कर ले, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनसे कोई क्वेश्चन छूट जाए। करेक्ट। और उनको 10 मिनट इवन रिवाइज करने के लिए रिवाइज करने, हाँ, वो रिवाइज किया कि सब लिखा। क्या होता है, कई बार वो पढ़ते ही नहीं है, ऊपर लिखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी टू 4, वो 5 दूसरे कराते हैं, फर्स्ट तो किया ही नहीं, फिर कहते हैं हमने पढ़ा ही नहीं इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहली चीज जो है वो पढ़ना जरूरी है, देखना जरूरी है, और सुनिए इंस्ट्रक्शन यदि कोई दे रहा है आपको वहां पे एग्जामिनेशन, ये सब बहुत जरूरी है। कई बार हम सुनते नहीं है, कई बार हम देखते नहीं है, कई बार हम उसको ठीक तरह लिखते ही नहीं। पहले आप क्वेश्चन पेपर को पढ़िए, उसके बाद बात का समय कुछ समय रिवीजन के लिए रखिए, और उसके बाद देखिए इतना टाइम हमारे पास है तो हमें इतना टाइम इस क्वेश्चन को देना है। कोई 20 मार्क्स का है, कोई 10 मार्क्स का है, कोई 5 मार्क्स का है। यदि 2 मार्क्स का छूट गया, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मार्क्स का छूट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, ये तो डॉक्टर साहब ये सब बातें हो गई। अब अभी कल हम लोग उस पटल पर भी जुड़े हुए थे, तो उसी सिलसिले में बात करेंगे कि अभी 2-4 दिन पहले ही एक बहुत बड़ा विधेयक विधानसभा और राज्यसभा में पास हुआ है, महिला आरक्षण विधेयक, नारी शक्ति वंदन विधेयक, जिसमें राजनीतिक स्तर पर महिलाओं के लिए 33% सीट्स रिजर्व की गई है। एक टीचर होने के नाते और एक महिला संस्था की प्रेसिडेंट होने के नाते आप इस विषय में क्या सोचती हैं
ये हम विस्तार से आपसे जानना चाहते हैं। देखिए ऐसा है, आप देखिएगा अभी क्या होता है कि विमेन वाइस चांसलर्स भी है कि नहीं? बिल्कुल। बट नंबर कम है उसमें। चीफ मिनिस्टर कितनी है? एक। 28 स्टेट्स है, चीफ मिनिस्टर एक है विमेन। हाँ जी बिल्कुल। ये क्या हो गया? क्यों विमेन क्या इसमें आ नहीं सकती? मेरे को तो ये बड़ा ही अचंभा लगता है कि इतने एजुकेशन होने के बाद वो उसमें नहीं, इसलिए नहीं आ पाते। एक तो उनको लगता है ये पॉलिटिक्स जो है इस जैसे कई लोगों ने उधर भी मेंशन किया, ये पैसे से चलता है, पैसे का। दूसरा क्या है, उनको लगता है इसमें आके हमने क्या अपना नाम खराब करना है, क्योंकि ये चीज महिला नहीं चाहती। वो लीडरशिप में तब आना चाहती, क्योंकि कई जगह देखिए, यदि आप देखेंगे ग्रामीण जो अभी पंचायती राज का आया, वहां पे क्या हुआ, पहले हस्बैंड करते थे, जो सरपंच बने उसका हस्बैंड सरपंच पति होता था, वो ही करता था, नाम के लिए वो थी। अब लोगों में जागरूकता आ गई कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम करेंगे और बहुत अच्छा करें, करप्शन कम हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लाखों में बन गए, क्योंकि वहां पे विमेन है, क्योंकि उनको विमेन की प्रॉब्लम पता है। पानी की प्रॉब्लम हो तो विमेन को करना पड़ता है, वो उस समस्या को देखती हैं। रोड की प्रॉब्लम हो वो देखती हैं। मैंने सुना इवन एक गांव में जो लाइटनिंग करनी थी रोड्स की, कहते हैं 6% बजट कम हुआ उनका, क्योंकि वहां पे जो सरपंच थी वो महिला थी। क्यों? और देखिए कई बार मैंने ये कमेंट सुना है, एक कॉलेज में 2 कॉलेज चल रहे हो, एक बिल्डिंग में, एक में आदमी हो प्रिंसिपल, दूसरे में विमेन प्रिंसिपल हो। एक तो एस्थेटिक, सफाई एस्थेटिक सब रहता है, दूसरा जो है वहां इतना करप्शन नहीं होता जितना आदमी के वहां आता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे आदमी करप्ट है, बट मैंने ये जनरली देखा है, विमेन जो है एस्थेटिक का भी ध्यान रखेगी, उसका काम का भी ध्यान रखेगी, दूसरे लोगों का भी ध्यान रखेगी। क्योंकि होता क्या, मातृत्व एक भावना मन में एक माँ के होती है, बिल्कुल, वो भावना जो है वो विमेन में होती है। और तुम्हें नारी शक्ति जो कहते हैं, वो नारी जो है जैसे अपने फैमिली को बांध के रखती है, उसी तरह वो सबको बांध के रखना चाहती है, बांध के सबके साथ इकट्ठे काम करना चाहती है। तो वो चाहे जितनी भी परेशानियां हो, घर में भी परेशानियां होती है, वो उसको किस तरह सॉल्व करती है, देखिए। तो उस तरह ये जो है सरपंच भी वैसे ही काम करती है। तो यदि आपके डिसीजन मेकिंग में आ जाए ना 50% विमेन, बाई 33 सही बात है, विमेन आ जाए, मैं कहूंगी बहुत अच्छा हो जाएगा, देश का आभार हो जाएगा। मगर इसमें भी जब हम अपने कोई भी उम्मीदवार सेलेक्ट करें तो हमें ध्यान रखना चाहिए वो कैसी है, उसका कैसा आचार, उसका व्यवहार कैसा है, कैसी है, क्या वो करप्ट है, क्या वो ठीक है। ये इवन आदमी लोगों के लिए भी मैं कहूंगी, जब हम अच्छे लोगों को लाएंगे डिसीजन मेकिंग में, तो आपका जो भारतवर्ष है उसका नक्शा ही बदल जाएगा। आप देख ही रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या किया है, नक्शा ही बदल दिया, नक्शा ही बदल दिया। हमारे हिंदुस्तान का नाम सारे देशों में, विदेशों में इतना आ गया, तो हम क्या ये अपने भारतवर्ष में भी नहीं कर सकते? भारतवर्ष में यदि ऐसे 50% महिला अच्छी आ गई, बदल जाएगा भारतवर्ष, पूरी तरह बदल जाएगा। बिल्कुल, लेकिन उसमें भी एक जो बहुत बड़ी बात है वो ये कि वंश परंपरा से नहीं आनी चाहिए। नहीं, वंश वही मैं कह रही हूँ, जब हम अपने उम्मीदवार वो भी है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, ऐसे लाएं, तो ये जागरूकता हमारी महिलाओं में भी आना चाहिए कि किसी को भी मत लाओ, किसी को भी मत लाओ। किसी का पैसा लेने से हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें अच्छे लोग चाहिए जो हमारे को रूल करेंगे। तो ये एक बहुत
बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जो है हमने एक डेडिकेटेड टीचर, अच्छा हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर लक्ष्मी, आपका रुझान अध्यात्म और फिलोसफी दर्शन की तरफ बहुत है। आप अरविंदो मिशन से जुड़ी हुई हैं, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन से जुड़ी हुई हैं, और खुद भी आप इन सब चीजों को बहुत पढ़ती हैं, गुनती हैं, बात करती हैं उनके बारे में। तो इधर झुकाव आपका कैसे हुआ? मैं बताती हूँ। मेरे फादर मदर जी। इसके लिए मैं तो उनको ही सलाम करती हूँ, क्योंकि मेरे फादर भी और मेरी मदर, उनका रुझाव बहुत ही था आध्यात्मिक की तरफ। तो मेरे फादर सब टाइम भगवत गीता पर हमको सुनाना, ये बातें करना। एक चीज जो मेरे पिताजी ने कही थी, सच और सच के सिवाय तुम कुछ नहीं बोलोगे। बहुत हमारे घर में ये प्रथा है, तो वो झूठ नहीं सुन सकते जी। तो ये हमारे घर में बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम झूठ नहीं बोल सकते। तो इनफैक्ट मेरे फादर तो इतने फ्रैंक थे कि यदि मैंने कहा कि ये आप किसी को बोलना नहीं, वो बोल देते थे। मुंह से निकल जाता था उनके। मेरे फादर ऐसे थे, वो इतने सत्यवादी, इतने सिंपल आदमी, गवर्नमेंट में उनको प्रमोशन नहीं मिली, बट सच उन्होंने नहीं छोड़ा, कभी उन्होंने झूठ का साथ नहीं दिया। और उन्होंने कहा लड़कियों को और लड़कों को वही एजुकेशन दूंगा, वही हमने देख रखा। हमारे पिताजी जब हम बच्चे पैदा हुए थे ना, लड़कियां स्वीट्स बांटती है अपने ऑफिस में, वाह, लड़के के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी स्वीट बनती है। लड़की पैदा हुई है, लक्ष्मी आई है मेरे घर। और देखिए मेरे छोटी बहन का नाम तारा रखा, क्यों? उन्होंने कहा पंचकन्या स्मरे नित्यम, सीता तारा, सीता तारा मंडोरेरी तथा तारा तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम, उसमें से उन्होंने तारा नाम रखा। मेरा नाम लक्ष्मी रखा और उमा, तो सबका नाम ही रखा है उन्होंने। तो आध्यात्मिक साइड तो रामकृष्ण मिशन बचपन से जाना था हमारा, तो इसलिए हमारा रुझाव उस तरफ चला गया। और उसके लिए आज भी मैं अपने दोनों माता पिता को इतना क्या उनका हम ऋण तो कभी पूरा कर ही नहीं सकते। इसलिए मैं कहूंगी आज भी उनको नमन करती हूँ कि उन्होंने हमको ऐसी शिक्षा दी और हमको यह आध्यात्मिक रास्ते में ले जाया गया, क्योंकि हम अपने को हरदम शरीर 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 मानते रहते, हर चीज शरीर से जुड़ा हुआ है। हम अपने को ये तो समझते ही नहीं कि हम ये आत्मा है। तो आत्मा तो वही है सब में, यदि वही है सब में, तो मेरे और आप में और बानू जी में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। कोई तो फर्क नहीं। तो उसको कहे कि आप फर्क हो, आप फर्क हो, तो इसलिए कोई फर्क ही नहीं है हमने, हम एक ही है, वही भगवान सभी में बसता है। अच्छा, आप इतना अच्छा गाती हैं, तो क्या गाने की आपने कहीं से सीखा या फैमिली ट्रेडिशन या ऐसे ही बस शौक किया? नहीं, मैंने सीखा था। 5 साल मैं ना इकट्ठे सीखती थी। 5 मतलब हम 5 गर्ल्स इकट्ठे जाते थे एक जगह, और वहाँ हमारे टीचर आते थे। 5 साल वो सीखा। फिर यूनिवर्सिटी में जब मैं रहती थी, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में मेरे भाई साहब थे, तो वहां पे म्यूजिक फैकल्टी से एक लड़का मुझे पढ़ाने आता था। फिर यहाँ पटपड़गंज में किसी ने सिखाया। फिर एक मैडम थी, मैडम मोना वेणुगोपाल, उन्होंने मुझे बहुत भजन सिखाए। इस तरह मैंने बहुत जनों से सीखा है। और इससे मेरा बैकग्राउंड है, ये नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं थोड़ा बहुत गा लेती हूँ, भजन भी गा लेती हूँ और थोड़ा सा कर्नाटक भी थोड़ा। ये नहीं कि मैं इसमें पूरी तरह से, क्योंकि पढ़ाई के साथ वो पूरी मेरी ट्रेनिंग नहीं हो, तो इसलिए गाती हूँ। मुझे बहुत शौक है और ट्रेनिंग भी है, तो इसलिए मैं गाना मेरे को बहुत ही अच्छा है। डॉक्टर साहब, इतने सारे काम आपने किए और अभी भी कर रही हैं। आप एक डेडिकेटेड टीचर हैं, फैसिलिटेटर हैं, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इस सब के साथ साथ आपने इतने सारे काम किए और आज भी कर रही हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब, और इसीलिए आप हमारी सबकी आदर्श भी हैं। आपकी इन्हीं सब बातों से हम लोगों को दिशा निर्देश मिलता है डॉक्टर साहब। इसके अलावा आपकी जो केयरिंग और लविंग नेचर है, वो भी हमने अच्छे से देखी हुई है आपके स्टूडेंट्स के साथ भी, और आपके जिन जिन लोगों से आप जुड़ी हैं सभी के लिए हम लोग पीछे भी उसकी बात करते हैं।
तो बहुत सारी बातें आज आपसे हुई, लेकिन हम बानू जी को कहें कि वोट ऑफ थैंक्स पे आए, उससे पहले डॉक्टर साहब कुछ सुनना है। एक भजन या कोई भी गीत या महिला शक्ति से संबंधित कोई गीत, जो भी आपकी इच्छा हो, एक गीत तो बनता है। ओके महिला, लालची है। हाँ ठीक है, वो आपने सुन रखा है, कोई ठीक है, दिक्कत सुन, नहीं। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। उदय हुआ नव युग का सूरज, उदय हुआ नव युग का सूरज, जगी देश की नारी, जगी देश की नारी, जगी देश की नारी। बाहर और मकानों में हम, खेत और खलिहानों में हम, मिलों में और खानों में हम, सदा करेंगे अथक परिश्रम, कभी न मन में हारी, जगे देश की नारी। बहुत उदय हुआ नव युग का सूरज, जगी देश की नारी, जगी देश की नारी, जगी देश की नारी। घर में होगी धरनी बनकर, विपद सिंधु में धरनी बनकर, समर वे क्षत्राणी बनकर, अंधकार को चीर पड़ेगी, किरणें बन उजियारी, जगी देश की नारी। उदय हुआ नव युग का सूरज, जगी देश की नारी, जगी देश की नारी, जगी देश की नारी। वाह डॉक्टर साहब, वाह, जिस तरह से आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ काम कर रही हैं, और जिस तरह से अभी ये महिला आरक्षण नारी शक्ति वंदन विधेयक आया है, आज के समय में ये गीत जो है वास्तव में कंटेम्परेरी गीत है, और आप गाते तो खैर यही हैं, appropriate है। यही आज के लिए अप्रोप्रिएट है। बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर साहब। और बानू जी, अब जी। अच्छा आपकी बारी। पता है अभी ना मन नहीं भरा, लेकिन समय कह रहा है कि बस बहुत हो गया। इसलिए डॉक्टर लक्ष्मी, आपसे आपके विषय में इतना कुछ हमने जाना है, हम आपसे इतने सालों से मिल रहे हैं, उसके बाद भी बहुत सारा हिस्सा ऐसा था जो हमें बिल्कुल नहीं मालूम था। आज हमें उसके बारे में भी पता लगा, और हमें बहुत खुशी है कि आप शुरू से महिलाओं के साथ और महिलाओं के लिए थी, और आज भी हैं। आप ऐसे ही आगे हम सबके इस आशीर्वाद देती रहें और आगे बढ़ती रहें। आपका यहाँ पर हमारे साथ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद बानू जी, पूर्णिमा जी। डॉक्टर साहब, हम लोग गौरवान्वित हुए आपसे बात करके, आपको पटल पर ला करके। और अभी 27 तारीख को हमारा भक्ति संगीत का कार्यक्रम है। हमने सोचा फिर आप अमेरिका चली जाएंगी, उससे पहले ही आपको पकड़ लिया जाए, इसीलिए दोनों प्रोग्राम हमने आगे पीछे कर लिए। अच्छा किया। मैं तो सारे व्यूअर्स को हम अपने कहेंगे कि वो भी उस प्रोग्राम से जुड़े, बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। तो नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।